नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी साहित्य के एक घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट के साथ अपनी तैयारी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाई अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम चल रहे हैं। आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है, इसलिए हमने पिछले सालों के PYQ को भी करते हुए हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देखने से हमें लाभ मिलता है कि एक तो हमें ये पता चल जाता है परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा इम्पोर्टेंट तथ्यों का भी हमें यहाँ से पता चल जाता है। इसलिए हम कंटेंट की क्लास तो धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है, साथ ही अधिक से अधिक प्रश्नों का भी अभ्यास करते हुए अपनी DTET+B TGT PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ा रही है। लेकिन जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो इन प्रश्नों में से घुमा फिरा कर परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकाल के कवि कौन है? इन विकल्पों में से रीतिकाल के कवि आप सभी को पता है बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण, ये इनमें रीतिकाल के कवि हैं। और अन्य कवि आप लोगों को पता ही है, कोई भक्ति काल के कवियों में शामिल है तो कोई आधुनिक काल के द्विवेदी युग कवियों में शामिल है। तो भक्ति काल में कोई सूफी कवियों में शामिल है तो कोई विद्यापति जैसे आदिकाल, चंद बरदाई जैसे जो है ये आदिकाल के कवि रहे हैं। तो आप सभी को इन कवियों के संबंध में आई होप पता है। तो देख लेते हैं एक बार और जो इनके अंतर्गत बिल्कुल व्याख्या सहित प्रश्नों को दिया हुआ है, जो अन्य तथ्य भी दिए हुए हैं साथ साथ उनको भी हम करते हुए चलेंगे, ताकि आपकी बार बार रिवीजन के साथ जो है जो तथ्य है आपके याद होते चले जाए और अच्छी तैयारी हो सके। तो बिहारी, मतीराम, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम ठाकुर इत्यादि जो है ये रीतिकाल के कवियों में शामिल है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित विकल्पों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। तो जो ये कवि दिए हुए हैं इनका विकल्पों के अनुसार हमें जन्म काल निर्धारण करते हुए बताना है, कौन सा पहले आएगा कौन उसके बाद आएगा, इस प्रकार से हमें बताना है। PGT परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, 2004 की परीक्षाओं में पूछा हुआ है भैया। तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन कवि आएगा, रहीम आएगा। तो उसके बाद घनानंद, फिर रसलीन, फिर ठाकुर। देख लेते हैं इनके संबंध में इनका जन्म जो है कब हुआ। तो देख लेते हैं रहीम का जो जन्म है वो 7 दिसंबर 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ। और रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रहीम का पूरा नाम बताइए। तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो है रहीम का पूरा नाम था। रहीम के पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना था। रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद का जो जन्म है 1673 ईस्वी के में जो है बुंदल शहर में एक काश्यप परिवार में हुआ। घनानंद का जन्म कहाँ हुआ? एक काश्यप परिवार में। कब? 1673 में। और रहीम का 1556 में लाहौर में। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है जो घनानंद जी के बारे में बताया हुआ है कि वे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे और 1760 में इनकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है नादिर शाह के आक्रमण के समय जो है इनकी हत्या हो गई थी। नादिर शाह के सैनिकों ने ही इनको मार डाला था। तो देख लेते हैं आगे। रसलीन का पूरा नाम जो है सैयद गुलाम नबी है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है रसलीन का पूरा नाम क्या है। तो सैयद गुलाम नबी रसलीन का पूरा नाम है। रसलीन उपनाम से जो कविताएं वे जो रसलीन जो है इनका उपनाम रहा है, ना कि इनका वास्तविक नाम। इनका वास्तविक नाम है सैयद गुलाम नबी। रसलीन उपनाम से ये कविताएं लिखते थे। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था और रसलीन का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ। घनानंद का 1673 में मैंने बताया और रसलीन का 1689 में। उसके बाद मृत्यु 1750 ईस्वी में हुई रसलीन जी की। ठाकुर का जन्म जो है ठाकुर का जो पूरा नाम है वो लाला ठाकुर दास था। उनका जन्म 1766 ईस्वी में हुआ। ठाकुर का जन्म 1766। इस प्रकार से हमारा आएगा पहले रहीम, फिर जो है घनानंद, फिर रसलीन, फिर ठाकुर। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा
रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी रही है? तो रीतिकाल के अंतर्गत जो सर्वाधिक व्यापक पद्धति देखने को हमें मिली है, प्रवृत्ति हमें देखने को मिली है, वो कौन सी रही है? वो नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन हमें देखने को मिलता है। केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो रीतिकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतीराम, तोष, रसलीन आदि अनेक कवियों ने किया है। और इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति जो नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रहा है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हमारी 4 देख लेते हैं। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। कौन सी विशेषता गलत है रीतिकाल के विशेषताओं में से? देख लेते हैं। ये भी टीजीटी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। देख लेते हैं भाई, रीतिकाल की विशेषताओं में कौन सी विशेषता इनमें से गलत दी हुई है? तो रीतिकाल में अलंकार की प्रधानता है, बिल्कुल है। रीतिकाल में प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, पूरे के पूरी रीतिकाल की भाषा ब्रज भाषा रही है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। रीतिकाल की प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। भाई रीतिकाल की प्रकृति का आलंबन रूप में नहीं, उद्दीपन रूप में जो वर्णन किया गया है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रधानता है, मतलब प्रमुखता है, बिल्कुल है। ये 3 ऑप्शन हमारे हो जाएंगे सही, लेकिन ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, सी हो जाएगा गलत। देख लेते हैं क्या तथ्य दिया हुआ है इसके अंतर्गत। रीतिकाल में स्वतंत्र और आलंबन रूप से प्रकृति चित्रण बहुत ही कम हुआ है ना, और उद्दीपन रूप का अधिक प्रयोग किया गया है। और रीतिकाल के अन्य विशेषता इस प्रकार है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार चित्रण, वीर और भक्ति काव्य हमें देखने को मिले हैं, नीति काव्य भी देखने को मिली है, ब्रज भाषा का उत्कर्ष और अलंकारिता का काव्य रूप हमें देखने को मिलता है रीतिकाल के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा आप सभी को पता है, ब्रज भाषा रही है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य भी पढ़ लेते हैं भाई, इसका क्या दिया हुआ है। रीतिकाल कवियों में काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास में घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारीदास का नाम उल्लेखनीय है। भिखारीदास ने तो मिथ तोड़ा है कि ब्रज भाषा रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। तो ये जो पहले मिथ हुआ करता था कि ब्रज भाषा रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य माना जाता था, लेकिन जो भिखारीदास ने ये मिथ भी तोड़ दिया है। ब्रज भाषा है तो ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानो। ये जो पंक्ति है भिखारीदास की, अगर परीक्षा में पूछ ली जाए ये पंक्ति किसकी है, तो भिखारीदास जी की है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं। पद्माकर की भाषा में सब प्रकार की भाषिक शक्तियों पर जो है कवि का अधिकार दिखाई देता है। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में ये बात कही गई है कि कहीं तो इनकी भाषा सिनग्ध मधुर पदवावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, और कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रासों की झंकार उत्पन्न करती है। यही वीरदर्प में शुभ वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान शिथिल और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विभ्रांति की छाया दिखाती है। और सारांश यह है कि इनकी भाषा में अनेक रूपता है, और जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। यानी कि कहा जा सकता है पद्माकर की भाषा के संबंध में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास जी से इनकी भाषा की तुलना की है। अगर ये प्रश्न भी पूछ लिया जाए, ये पूरा का पूरा कथन दे दिया जाए पद्माकर जी के संबंध में, ये किन्होंने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि पद्माकर की तुलना रामचंद्र शुक्ल ने जो है, पद्माकर की भाषा की तुलना रामचंद्र शुक्ल ने किस महान कवि से की है, तो तुलसीदास जी से
की है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्नों में से ही घुमा फिरा कर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ बेस के आधार पर जब आप प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस करोगे, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करोगे, वहीं से आपको सभी तथ्य आपको देखने को भी मिल जाएंगे। भाई सॉरी, एक सेकेंड। उसके बाद देख लेते हैं भाई, रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है? तो रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया छंद रहा है, ये आप सभी को पता है। तो देख लेते हैं, रीति युगीन कवियों में परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया गया है। इसमें कवि सवैया और दोहा इत्यादि था, किंतु सर्वाधिक रूप से जो है सवैया छंद का अधिक प्रयोग रहा है। सर्वप्रिय छंद रहा है सवैया, जिसका प्रयोग इन्होंने श्रृंगार रस से किया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 7। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना जाता है, और वैसे सर्वमान्य तौर पर हम केशवदास जी को मानते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र ने भी केशवदास को माना है। तो देख लेते हैं इनके संबंध में और अन्य तथ्य। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक जो है चिंतामणि को माना है। शुक्ल जी ने चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा अवच्छिन्न रूप से चली, और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं। तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने जो है रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास जी को माना है, और विश्वनाथ मिश्र जी ने हिंदी साहित्य के रीतिकाल का जो प्रवर्तक है वो केशवदास जी को ही माना है। और चिंतामणि ने जो रीति को काव्य का स्वभाव कहा है, कई बार पूछा जाता है रीति को काव्य का स्वभाव किसने कहा है? चिंतामणि ने। और चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और भगीरथी मिश्र जी ने केशवदास जी को माना है, और डॉक्टर नगेंद्र ने भी केशवदास जी को माना है, ये आप जोड़ सकते हो। तो देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है, चिंतामणि ने रीति को जो है काव्य का स्वभाव कहा है, तो देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। इस प्रकार से हर एक तथ्य को आप यहाँ पर देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से माना जाता है, यह कथन किसका है? तो हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली है, अतः रीतिकाल का प्रारंभ इन्हीं से माना जाता है। अभी हमने देखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का जो प्रवर्तक है वो चिंतामणि जी को माना है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि से चली है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाता है। उन्होंने संवत 1700 से कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कवि कल्पतरु और काव्य प्रकाश के 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का निरूपण किया है, और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी आ गई कौन सी? 9 प्रश्न संख्या पर पहुंच गए। भाई देख लेते हैं, जल्दी जल्दी हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके संपूर्ण साहित्य के रिवीजन जो है जल्दी जल्दी हो सके, क्योंकि धीरे धीरे हम कंटेंट की क्लास को तो बढ़ा रही है, साथ साथ हम टॉपिक वाइज भी प्रश्नों को करते हुए चल रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट को कराने का मेरा उद्देश्य ये है कि साथ साथ आपकी रिवीजन भी होती चली जाए, संपूर्ण साहित्य की रिवीजन, क्योंकि मैं अधिक से अधिक रिवीजन पर ही विश्वास करती हूँ। अधिक से अधिक रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, भी लगता है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ लाइक किया करो, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो जो है बच्चों को पसंद आ रही है, उनके लिए हेल्पफुल होती है। तो लाइक करने का जो आपका अधिकार है, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 9। रीतिकाल का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है? आप सभी को पता है रीतिकाल का समय 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक माना है, यानी कि 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक। अगर ईस्वी में पूछ लिया जाए 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक, ईस्वी में ये है विक्रमी संवत में। मैंने आपको बता रखा है, अगर ईस्वी में हम 57 माइनस कर देंगे
सॉरी भाई, विक्रमी संवत में 57 जो माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ईस्वी। अगर ईस्वी में हम 57 प्लस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा विक्रमी संवत। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार परीक्षा में जब सन वगैरह पूछ लिए जाते हैं विक्रमी संवत में दे दिए जाते हैं, आपको ईस्वी में ध्यान होते हैं तो आप 57 प्लस करके आप विक्रमी संवत लगा सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय अवधि 200 वर्षों तक मानी है और उनकी जो समय सीमा है 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक, अर्थात 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक जो है मानी गई है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी तथा राम रतन भट्टाचार्य, रमाशंकर शुक्ल और राम खेलावन पांडे आदि रीतिकाल का जो समय है वे 1600 ईस्वी के को ही मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है भाई। पढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या हमारी 10। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल का क्या नाम दिया है? उत्तर मध्यकाल को आपको पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए रीतिकाल को क्या कहा है? उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल नाम दिया है उत्तर मध्यकाल को। तो पूर्व मध्यकाल उन्होंने भक्तिकाल को कहा है। मध्यकाल, तो रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को दो भागों में बांटा है, एक पूर्व मध्यकाल है भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल कहा है वो कहा है रीतिकाल को। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास जो कालखंड किया जाता है आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 कालखंडों में किया जाता है। फिर अलग अलग विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन अपने अपने तरीके से अपने अपने नामकरण के अनुसार किया है उन्होंने। तो देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल को जो है उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। एक सेकेंड भाई, प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान कौन रहे हैं? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल के अलग अलग नाम दिए हैं। जिस प्रकार से आदिकाल के नामों में मतभेद रहा है उसी प्रकार से रीतिकाल के नामों में भी कई विद्वानों के अपने अपने मत रहे हैं। जैसे कि देख लेते हैं, रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों ने पर्याप्त मतभेद रहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता को देखकर ही रीतिकाल का नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने अलंकार काल की संज्ञा दी है। रमाशंकर शुक्ल जी ने रसाल काल कहा है और तथा इसे कला काल आदि कहा है और जयकाल कहकर संबोधित किया है। रमाशंकर शुक्ल जी ने जो है रीतिकाल को क्या नाम दिया है? कलाकाल, आदिकाल, सॉरी भाई, इनको रमाशंकर शुक्ल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है और आदिकाल को इन्होंने जयकाल कहा है। यानी रमाशंकर शुक्ल की बात हुई कही गई है यहाँ पर, बीच में इन्होंने आदिकाल का भी नाम बता दिया रमाशंकर शुक्ल के अनुसार। तो इस काल का सबसे अधिक जो सार्थक नाम जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने डॉक्टर राजनाथ शर्मा और जयकिशन शर्मा पांडे ने पर भर्ती की दृष्टि से श्रृंगार काल कहा है। यानी कि श्रृंगार काल पूछा हुआ है किस विद्वान ने कहा? ऑप्शन में हमारा जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दिया हुआ है, साथ ही राजनाथ शर्मा भी आपको ध्यान रखना है और जयकिशन प्रसाद जी को भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने भी जो है जो रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल नाम दिया है। और रीतिकाल को एक नाम और दिया गया है अंधकार काल। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। अंधकार काल भी एक विद्वान ने दिया है अंधकार काल, तो वो दिया है त्रिलोचन ने। त्रिलोचन ने जो रीतिकाल को अंधकार काल नाम दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? अभी हमने पढ़ा है। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान हुए हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजेंद्र नाथ शर्मा और जय किशन प्रसाद जी। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13। रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया है? तो रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले विद्वान हुए हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे। रीतिकाल को अलंकार काल किसने कहा है? तो अलंकृत काल कहने वाले जो है मिश्र बंधु जी रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं रीतिकाल को अलंकृत काल किस साहित्यकार ने कहा है? तो बार बार एक ही प्रश्न रिपीट हो रहा है, मिश्र बंधु। तो यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर भी आप लोगों को मिश्र बंधु आंसर होगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। रीतिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले विद्वान रहे। आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले विद्वान रहे हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल जी। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड। रीतिकाल को कलाकार और जयकाल कहने वाले विद्वान हुए हैं रमाशंकर शुक्ल जी। इनके संबंध में हम और मुख्य तथ्य देख लेते हैं ताकि परीक्षा में और अन्य तथ्यों से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाए तो आप सही आंसर लगा सको। तो देख लेते हैं। केशवदास जो है रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिषी और राजनीति के भी ज्ञाता थे। इन्हें जो है इनके जो प्रसिद्ध रीति ग्रंथ रहे हैं। केशवदास जी के संबंध में तथ्य दिए हुए हैं। भाई हम कौन से प्रश्न का तथ्य देख रहे हैं? प्रश्न संख्या यहाँ 17 पूछी हुई है। भाई ये शायद हमारा किसी और प्रश्न का हमारा तथ्य रह गया। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। इसके भी हम एक बार केशवदास जी से संबंधित भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके। ये समझ नहीं आ रहा कौन से प्रश्न का हम तथ्य देख रहे हैं। इसके बाद शुरू करेंगे हम रीतिबद्ध कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है। रीतिबद्ध कवियों को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज केवल केशवदास जी से संबंधित देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो इसमें दिए हुए हैं। तो शायद ये प्रश्न ये रीतिबद्ध के उसमें ही पेज में आया हुआ प्रश्न है शायद भाई। फिर भी कोई बात नहीं, हम एक बार से देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं केशवदास जी की प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिय, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शिक, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका छंदों को जो है रामचंद्रिका रचना को जो है छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। और केशवदास जी की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस को भी छंदों का अजायब घर कहा गया है। भाई उसमें भी अधिक छंद हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें आगे। 1 सेकंड भाई, सॉरी भाई। पृथ्वीराज रासो रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि उसमें 68 प्रकार के छंद है। छंदों की संख्या तो बहुत अधिक है लेकिन प्रकार के 68 प्रकार के छंद दिए गए हैं। तो देख लेते हैं हम केशवदास की रचनाओं से संबंधित देखते हैं। तो विज्ञान गीता में इनकी जो विज्ञान गीता रचना है केशवदास जी की, सॉरी भाई, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ है और इसमें क्रमशः 9 रस अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। पहले हम रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला को देखते हैं। तो रीति ये एक प्रकार से रीति ग्रंथ है। इनमें जो है 9 प्रकार जो 9 रस और अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है। इसमें जो है रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र और जहांगीर जसचंद्रिका आश्चर्यदाताओं की प्रस्तुति विषयक रही है। विज्ञान गीता में जो है आध्यात्मिक
विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नक्शिक की परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। और रसिक प्रिया जो इनकी है रचना एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश है। विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी और रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य, ये इनके प्रबंध काव्य माने जाते हैं। जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्शिक मुक्तक काव्य माने जाते हैं। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। इस प्रकार से भाई हमने आज की क्लास में लगभग 20 प्रश्नों को पूरे 20 प्रश्नों को नहीं भाई 17 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। प्रश्नों की संख्या तो कम की है लेकिन प्रश्न अच्छे थे। काफ़ी सारे हमें नई तथ्य भी देखने को मिले हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें हम रीतिबद्ध से संबंधित सभी प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट को भी हम धीरे धीरे करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि आपके साथ साथ संपूर्ण हिंदी साहित्य की रिवीजन होती चलती रहे और आपकी अच्छे से परीक्षा तक अच्छे से तैयारी होती रहे और बार बार प्रश्नों के अभ्यास के साथ आपके सभी तथ्य जो है कंप्लीट होते भी चले जाए और साथ साथ क्लियर होते भी चले जाए। किसी भी प्रकार प्रश्न में कोई भी जो है डाउट न रहे। तो इसी उद्देश्य के साथ हम संपूर्ण हिंदी की तैयारी को हर रोज़ 1 या 2 क्लास लेकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। एक क्लास तो हमारी हर रोज़ जो है 3:15 बजे होती ही है डेली। कभी कभी जो है जब लगता है समय मिलता है तो मैं कई बार जो है शाम को 9, 9:15 बजे भी क्लास रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो कई बार आपको मिल जाती है 9:15 बजे वाली, कई बार नहीं मिलती। तो इसलिए थोड़ा सा भी समय भी लगता है आप लोगों के लिए PDF तैयार करने के। जो हम कंटेंट के क्लास चल रहे हैं तो कई पुस्तकों के संग्रह से हमें जो है तथ्यों को देखते हुए समझते हुए करने पड़ता है। और कई प्रश्नों को भी मैं आपके एक सीरीज हमारी व्याख्या सहित प्रश्नों की भी चली हुई है, उसको भी बनाने में समय लगता है। इसलिए जो है समय के अभाव के कारण मैं थोड़ा सा कम क्लास ले पाती हूँ, लेकिन इतना अवश्य कहती हूँ जो हम करते हैं पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देखते हुए बिल्कुल इम्पोर्टेंट तथ्यों को ही करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही हैं। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये क्लासेस। तो इतने प्यार के लिए और इतनी जो है हर रोज़ हमारे साथ एक दो बच्चे जुड़ने के लिए आपका मैं अपने हृदय से जो है सहृदय से धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह एक दूसरे से जो वीडियो को शेयर करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहे और वीडियो को लाइक करो। चैनल पर पहली बार हो तो फिर वही बात सब्सक्राइब कर लेना। तो अब ये सभी को ये पता ही है आपको। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।